गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे संसार पुस्तक है। ठीक है। ये पाठ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है। ये जवाहरलाल नेहरू इस पत्र को उस समय लिखते हैं जब उनकी पुत्री इंदिरा गांधी उनके साथ नहीं होती है। ठीक है। उस समय इंदिरा गांधी जो हैं मसूरी में हैं और जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में। तो जब इंदिरा गांधी उनके साथ रहती हैं तो उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछती हैं। ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में। लेकिन अभी तो वो उनके पास नहीं है, उनसे दूर हैं। तो उनके मन में जो भी बातें आती हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि इस बात से मुझे अपनी पुत्री को अवगत कराना चाहिए, उसे इस बारे में जानना चाहिए इंदिरा को। तो वो क्या करते हैं कि उसको एक पत्र में लिख देते हैं। क्योंकि उस समय अभी जो सुविधा है कि हम लोग फ़ोन के ज़रिए कहीं भी किसी से भी बातचीत कर लेते हैं, तो उस समय सिर्फ एक पत्र ही ऐसा माध्यम था जिसके द्वारा हम अपने से दूर रहने वालों के बारे में जान सकते थे और अपने बारे में उन्हें बता सकते थे। ठीक है। तो यही सोचकर जवाहरलाल नेहरू जो हैं उनके मन में अगर कोई भी बात ऐसी आती थी जो कि उन्हें लगता था कि मुझे अपनी पुत्री को इस बात से अवगत कराना चाहिए, तो उसको एक पत्र में लिख लेते थे और अपनी पुत्री को भेज देते थे। ठीक है। तो इसी क्रम में उन्होंने काफ़ी सारे पत्र लिखे और उन्हीं पत्रों में से एक पत्र है ये संसार पुस्तक है। ठीक है। तो ये जो जवाहरलाल नेहरू ये पत्र जो लिखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अपनी पुत्री को ही कुछ उससे संदेश देना चाहते हैं। इस पत्र को पढ़कर हम भी उस पत्र के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो लिखते हैं कि जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई है। बच्चों, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जब तुम मेरे साथ रहती हो तो मुझसे बहुत सारे प्रश्न पूछा करती हो और उनका मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अभी तो तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में। ठीक है। हम लोग जैसे पहले बातचीत करते थे उस तरह से तो अभी बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए उनके मन में यह विचार आया है कि वो दुनिया के जो भी छोटे बड़े देश हैं, दुनिया के बारे में जो भी हाल खबर अपनी बेटी को बताना चाहते हैं, उसे वो पत्र में लिखकर उसको वो पत्र के माध्यम से बताया करेंगे। ठीक है। तो कहते हैं अपनी पुत्री को कि ये जो इंग्लैंड और हिंदुस्तान, ठीक है, इंग्लैंड क्या है, एक छोटा सा टापू है, लेकिन हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा देश है। लेकिन फिर भी ये दुनिया का, इस पूरी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम इन दो देशों के बारे में जान जाओगी तो ऐसा नहीं है कि तुम सब कुछ जान लोगी। संसार के बारे में जानने के लिए, संसार को समझने के लिए तुम यहाँ बसे हुए सभी लोगों के बारे में तुम्हें जानना होगा। ठीक है। वो कहते हैं कि मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन
थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी न मिला होगा। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं इन छोटे छोटे खतों में तो तुम्हें बहुत थोड़ी बातें ही बतला सकता हूँ। मतलब सभी बातों को बतला पाना खत के माध्यम से संभव नहीं है, लेकिन जितना भी वो खत के माध्यम से बता सकते हो बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे आशा है कि थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और उसे तुम समझने की कोशिश करोगी। दुनिया क्या कहते हैं दुनिया के बारे में? तो दुनिया एक है, ठीक है। वो कहते हैं कि दुनिया एक है और इसमें जो भी इस दुनिया में जो भी लोग रहते हैं वो सब हमारे क्या हैं, भाई बहन हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे देश के लोग हैं वही हमारे क्या है, भाई बहन हैं, ठीक है। जिस इस दुनिया में इस पूरे संसार में बहुत सारे देश हैं। जो भी देश है उस देश में रहने वाले लोग जो हैं वो सभी हमारे भाई बहन हैं। मतलब कि सभी देश को आपस में क्या मिलजुल कर रहना चाहिए, सबको एक समझना चाहिए, ठीक है। यहाँ किसी को को अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए। सभी क्या है, हमारे भाई बहन है। मतलब कि आपस में सद्भावना बनाकर रखने की बात इन्होंने यहाँ कही है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी और उपन्यास में भी न मिला होगा। मतलब उनका कहना है कि हम लोग अगर इस दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करें, यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में जानने की कोशिश करें, तो हमें उन चीज़ों को जानने में समझने में इतना आनंद आएगा कि उतना किसी कहानी या उपन्यास को पढ़ने में भी नहीं मिलता है, ठीक है। वो आगे कहते हैं कि यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज न थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है। वो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि तुम्हें तो पता है कि यह धरती जो है लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, लेकिन यहाँ पर जो आदमी, जैसे आदमियों का अस्तित्व उतना मतलब शुरू से नहीं है। आदमियों से पहले यहाँ जैसे कि आदमी और जानवर शुरू में क्या, जब धरती की उत्पत्ति हुई थी तो यहाँ कोई भी जीव जंतु नहीं थे। धरती एकदम आग के गोले के समान थी, ठीक है। तो वही वो कहते हैं कि उस समय क्या था, ना तो यहाँ जानवर थे ना तो आदमी थे, ठीक है। आदमी से पहले यहाँ जानवरों की उत्पत्ति हुई, ठीक है। एक समय ऐसा था जब यहाँ इस धरती पर क्या था, कोई भी जानदार चीज मतलब जिसमें जीव हो वो नहीं रह सकता था, क्योंकि इस धरती का तापमान जो है जीवों के रहने के योग्य नहीं था। यहाँ का तापमान बहुत अधिक था, ठीक है। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है। लेकिन हम उस जमाने के बारे में सोच भी नहीं सकते कि एक ऐसा भी समय था जब इस धरती पर जानवरों और इंसानों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने जिन्होंने इस विषय में को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा, ठीक है। तो इससे क्या हमें पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि जैसे कि अगर हम इस संसार में जो भी चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, उसको अगर हम ध्यान पूर्वक देखें तो हमें
हर वस्तु से यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी होगी। यहाँ इस धरती पर एक समय ऐसा था जब जानवरों और इंसानों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तो उस समय के इतिहास के बारे में हम कैसे जान पाएंगे? उस समय तो जब इंसान ही नहीं थे, तो उस इतिहास को लिखने वाला कौन था? इतिहास की बहुत सारी बातें हम लोग कैसे पढ़ समझते हैं? किताबों में पढ़कर। तो उन किताबों को कोई लिखा है तभी तो हम उस किताब को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। तो जब लिखने का ज्ञान इंसानों के पास हुआ, तब तो उस समय के इतिहास के बारे में तो लोग लिख कर उस समय के इतिहास के बारे में लोगों ने लिखा, जिसको कि हम पढ़कर उस समय के इतिहास के बारे में जान पाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि एक समय ऐसा भी था जब इस धरती पर ना तो जानवर थे ना तो इंसान थे, लेकिन उस इतिहास के बारे में भी हम लोग जान पाते हैं। कैसे? तो जो उस समय के पुराने अवशेष प्राप्त होते हैं, वैज्ञानिक लोग जो है इस बारे में ध्यान पूर्वक सोचे कि कैसे हम उस समय के बारे में सोच सकते हैं, जान सकते हैं। तो उन्होंने पुरानी हड्डियों का, पहाड़ों, पेड़ पौधों आदि का अध्ययन किया, ठीक है। और उसके अध्ययन के द्वारा वो उस इतिहास के बारे में जान पाए। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि संसार में जो भी वस्तुएं हैं, तो इन वस्तुओं के माध्यम से ही हम इस संसार के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हमारे पाठ का नाम है कि संसार पुस्तक है। संसार पुस्तक है कहने का मतलब है कि इस संसार में उपस्थित, ये संसार क्या एक पुस्तक का रूप है, और इस संसार में उपस्थित एक एक चीज जो है वो इस संसार रूपी पुस्तक का एक एक पृष्ठ है। मतलब कि एक एक चीज का अध्ययन करके हम लोग इस संसार के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो हमें अगर इस संसार के बारे में और अधिक जानना है, जैसे कि कुछ तो हम पुस्तकों के माध्यम से जान लेते हैं, लेकिन अगर हमें और अधिक जानना है तो हमें यहाँ उपस्थित वस्तुओं को, पेड़ पौधों को, चट्टानों को, हर चीज को ध्यान से देखना होगा, उसका अध्ययन करना होगा। अगर हम उसका अध्ययन करना, उसे पढ़ना सीख लेंगे तो हम इस संसार के रूप में सब कुछ जान सकते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो कि इस संसार, मतलब इस संसार के बारे में तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताबें कौन लिखता? तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मजे की बात होती, ठीक है। अगर ऐसा होता कि हम किसी भी चीज के बारे में अगर जानना चाहें तो उसके बारे में कुछ भी सोच ले और वही चीज उसको लिख दे और मतलब सही में वही चीज हो, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। इस संसार के बारे में, ये संसार पहले क्या था, अगर हम अपने मन में कल्पना कर ले कि ये संसार ऐसा होगा, यहाँ परियों का देश होगा, तो पहले यहाँ परियों का मतलब वास होगा, परियां यहाँ रहती होंगी, तो क्या ये इससे मतलब कि हमें सत्य, जो सच्चाई है उसके बारे में पता चल सकती है? नहीं। हमें इस संसार के बारे में जानने के लिए अपने मन में कोई भी कहानी गढ़ने से हम इस संसार के बारे में नहीं जान सकते हैं। इस संसार के बारे में जानने के लिए हमें यहाँ उपस्थित, इस संसार में उपस्थित एक एक चीज़ों का अध्ययन करना होगा, तब जाकर के हम इस संसार के बारे में सब कुछ मतलब हर तरह का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि मतलब कि यह बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती हैं। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। वो कहते हैं कि हमारे लिए खुशी की बात है कि पुराने ज़माने की लिखी हुई बातें
किताबें न होने पर भी हम उस चीज को के बारे में जान सकते हैं, लेकिन उस चीज को जानने का माध्यम क्या है? तो यहाँ इस संसार में उपस्थित जो पहाड़ है, समुद्र है, सितारे हैं, नदियां हैं, इन चीजों को ध्यान से देख करके, इनमें उपस्थित वस्तुओं को देख करके, उनको उनका अध्ययन करके, उनको पढ़कर हम इस संसार के बारे में जान सकते हैं। वो आगे कहते हैं कि मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि केवल किताबें ही किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने का माध्यम हमारे लिए सिर्फ किताब ही नहीं हो सकता है। ठीक है, हम इन पहाड़ों, पर्वतों और इस दुनिया में उपस्थित जो भी चीजें हैं उसके जरिए भी इस दुनिया के बारे में जान सकते हैं, इसके बारे में ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। और इस चीज को एक रोड़े का उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि मान लो कि तो एक छोटा सा रोड़ा जो सड़क के किनारे पड़ा हो, वो क्या हो सकता है? शायद उस रोड़े को तुम ध्यान से देखो, उसका अध्ययन करो, तो तुम पाओगे कि वह एक इस संसार रूपी पुस्तक का पृष्ठ है। मतलब कि किसी भी पुस्तक को पढ़ने से क्या होता है? हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो उस रोड़ा का भी हम अध्ययन ध्यान से करें, ध्यान पूर्वक करें, तो उस रोड़ा के जरिए भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं इस प्रकृति के बारे में, इस दुनिया के बारे में। उसकी शर्त क्या है? कि बस हमें उसे पढ़ने आना चाहिए, हमें उसका अध्ययन करने जानना होगा। ठीक है, कि किस तरह से हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, आगे है, कोई जबान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो, तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि कोई भी जबान, कोई भी भाषा, जबान मतलब भाषा, जैसे कि उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी आदि सीखने के लिए हमें उसके अक्षर सीखने पड़ते हैं। जैसे कि अगर हमें हिंदी भाषा सीखनी होती है तो हमें वर्णमाला जानना होता है, उस हिंदी का वर्णमाला जानना होता है, जैसे अ, आ, ई, क, ख। अंग्रेजी जानने के लिए अल्फाबेट जैसे ABCD ये जानना पड़ता है। तो उसी तरह से इस प्रकृति के अक्षर क्या है, उस चीज को हमें सीखना होगा, तब हम इस प्रकृति को पढ़ पाएंगे। इससे यहाँ उपस्थित एक एक चीज का चीज का अध्ययन कर पाएंगे। वही बता रहे हैं कि किस तरह हम प्रकृति के अक्षर को सीख सकते हैं, एक रोड़े के द्वारा। कहते हैं कि जब तुम एक रोड़ा को देखते हो तो क्या वो तुम्हें कुछ नहीं बताता? तुम्हें उस रोड़े को देख करके मन में ये ख्याल जरूर आता होगा कि अगर ये रोड़ा कभी ना कभी तो एक चट्टान का टुकड़ा होगा, और जब ये किसी भी बड़े चट्टान का टुकड़ा टूटता है तो वह इतना गोल और चमकीला नहीं होता है। वो कैसा होता है? नुकीला, खुरदरा होता है। लेकिन इसके तो किनारे एकदम चिकने हैं। तो ये देख करके हमारे मन में ख्याल जरूर आएगा, अगर उसको हम लोग ध्यान पूर्वक देखें तो, कि आखिर इसका ये जो इस चट्टान का जो किनारा है इतना चिकना कैसे है? ठीक है, आखिर ये इतना गोल और चिकना कैसे है? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चिकना हो गया? हमारे मन में ये प्रश्न जरूर आएगा। तो हम उसके बारे में सोचेंगे कि आखिर ये किस तरह से चिकना हो सकता है। तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। ठीक है, अगर तुम उसको देखने का तुम्हारा नजरिया मतलब कि उसको पढ़ने तुम सीख जाओगी, उसको ध्यान से देखोगी, तो वो खुद ही तुम्हें अपनी सारी कहानी बताएगा। ठीक है, किस तरह से वो अपनी कहानी बताएगा तो हम आगे देखते हैं।
हाँ, वो कहते हैं, वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। ठीक है। वो कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि वह तुम्हें बताएगा कि किस तरह वो इतना गोल और चिकना हो गया। तो इसमें उन्होंने क्या लिखा है, तो उन्होंने कहा है कि वह बहुत समय गुजर गए जब वह भी एक क्या था, बड़े से चट्टान का टुकड़ा था। वह किसी बड़े से चट्टान से टूटा। उस समय उसके किनारे और कोने भी थे, लेकिन किसी पहाड़ी नदी ने उसे बहाकर कहाँ पहुंचा दिया, तो छोटी घाटी में। और वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच इतनी दूरी का सफर जो तय किया, तो वह क्या है, दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा, बड़े चट्टान से टकराता रहा, घिसता रहा, जिसके कारण कि वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह, जैसे पत्थर को अगर हम लोग रगड़ेंगे तो उसका आकार भी छोटा होते जाएगा, और उसका आकार भी क्या है, छोटा हो गया। और इसी तरह और ये किसी वजह से दरिया जो है इसे यहाँ किनारे पर छोड़ गया, जिसे तुम देख रही हो, एक गोल चिकने रोड़े के की तरह। लेकिन वो कहते हैं कि तुम सोचो, अगर इस छोटे से चट्टान को अगर दरिया और अधिक आगे ले जाता तो क्या होता ये। ठीक है। वो कहते हैं कि अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अगर एक छोटा सा ये चट्टान के टुकड़े के बारे में और क्या कहते हैं कि अगर उसको दरिया और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में एक बालू का कण बन जाता और समुद्र के किनारे जा करके अपने भाइयों से जा मिलता। ठीक है। जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता और जिस पर कि छोटे छोटे बच्चे बालू के घरौंदे बनाते और खेलते। ठीक है। तो वही कहते हैं कि जब एक छोटा सा रोड़े को तुम ध्यान से देखोगी, उसके बारे में सोचोगी, तो तुम्हें तुम्हारे मन में ये सारी बातें आएगी। ठीक है, कि इस तरह से वो गोल और चिकना हो गया। उसी तरह तुम सोचो कि हमारे आसपास प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं, और अगर उनका हम अध्ययन करें, उनके बारे में सोचें, तो हमें और कितनी सारी बातें मालूम हो सकती है। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ हमारा यहीं समाप्त। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के बारे में जानेंगे। ठीक है। दरिया का अर्थ होता है नदी। इरादा का अर्थ होता है विचार या इच्छा। खत मतलब पत्र। आबाद मतलब बसा हुआ या संपन्न। गौर मतलब ध्यान। बेहद मतलब बहुत अधिक। गढ़ लेना मतलब मन में बना लेना। रोड़ा का अर्थ होता है पत्थर का छोटा सा टुकड़ा। पृष्ठ मतलब होता है किसी किताब का पन्ना। दामन का अर्थ होता है पहाड़ के नीचे की जो जमीन होती है, उसको हम लोग कहते हैं दामन। जर्रा का अर्थ होता है कण। जर्रा मतलब बालू के एक छोटे से कण के बारे में यहाँ बोला जा रहा है। जर्रा का अर्थ होता है कण, एक छोटा सा। घरौंदे का अर्थ होता है मिट्टी का छोटा सा घर। जैसे मिट्टी, यहाँ पर जैसे पाठ में बालू के छोटे से घर के बारे में कहा गया है घरौंदा, तो या तो मिट्टी का या तो बालू का जो छोटा सा घर बनाकर बच्चे उससे खेलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं घरौंदे। ओके, थैंक यू बच्चों। ये पाठ आपका यहीं समाप्त हुआ।